नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़ी हैं माधुरी डहाले, जिन्होंने एसबीआई पीओ 2022 एग्जाम क्लियर किया है। स्वागत करती हूँ माधुरी एंड लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस। ढेर सारी बधाई। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। माधुरी, हम हमेशा बात करते हैं कि सफर मंजिल से खूबसूरत सफर है। मंजिल तक पहुंच गई हैं, सफर तय किया है। अ, बताएं कैसा नजारा है मंजिल से जब आप सफर को देखती हैं, पूरी जर्नी को रिफ्लेक्ट करती हैं। हाउ डू यू फील अबाउट इट? मैम, मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी रही है। मैंने 2019 से प्रिपरेशन शुरू की है और अब तक के मैंने लगभग 25 से ज़्यादा मेंस और 6 इंटरव्यू देख लिए हैं। मैंने जैसा होता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि आप मंजिल के बहुत करीब है, आप सिलेक्शन होने ही वाला है जस्ट, और उसके बाद में आप एकदम द मोमेंट आप देखते हैं 0.90 से रह गया, 0.50 से रह गया। तो ये जो सिलसिला मेरे साथ चला है, हारने वाला सिलसिला। तो अभी भी ऐसा लग रहा था कि रिजल्ट देख रही थी तो ऐसा लग रहा था कि कहीं फिर से वो वापस उस विस्कस साइकिल में फिर से न फंस जाऊं। तो ये सफर जो है काफी लंबा चला है मेरे लिए, लेकिन आखिरकार अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ ठहराव सा आ गया है, फिर भी लॉट टू अचीव नाउ, बट एक ठहराव महसूस हो रहा है थोड़ा। माधुरी, डेफिनेटली जो सफर रहा है आई एम श्योर बहुत लंबा रहा है एंड इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ persistence, consistency, determination। 25 से ज्यादा मेंस और 6 इंटरव्यूज और फिर भी नहीं होना। एंड आज फाइनली आपका जब आप मंजिल तक पहुंची, आई थिंक मेरे पास भी शब्द नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी और किस आपका ये बस डिटर्मिनेशन दिखाता है कि कितने आप फोकस थे अपने एम तक पहुंचने के लिए। माधुरी, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस एंड दिस इज एन थैंक एग्जेम्पलरी यू मैम। डेफिनेशन, एग्जाम्पल कि अगर मन में विश्वास है और अगर हमें हमारे लक्ष्य पता है, तो हम कितनी भी ठोकरें खाएं, हम अपने मंजिल से, लक्ष्य से दूर नहीं होंगे जब तक हम पा ना लें। यस मैम, डेफिनेटली। माधुरी, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूंगी कि 25 से ज्यादा मेंस, 6 से ज्यादा इंटरव्यू, टोटल कितने समय आप इस पूरे प्रोसेस में रहे हो? मैम, मैं काफी पहले पास आउट हुई हूँ और मैंने कुछ दिन प्राइवेट नौकरी भी की। देन मैंने छोड़ दिया वो नौकरी। मैं टेक सपोर्ट में थी और मुझे वो नौकरी अच्छी नहीं लग रही थी। देन मैंने टीचिंग किया। मुझे एक्सीडेंटली मुझे इन एग्जाम्स के बारे में एक लड़की से पता चला जो मुझे ट्रेन में मिली। मुझे उसने बताया कि आप एसएससी क्यों नहीं देते हैं। मैंने कहा एसएससी क्या होता है, बैंकिंग क्या होता है, मुझे इन सब के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। देन वहां से मेरा एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, मैंने फिर सब कुछ छोड़ के प्रिपरेशन शुरू की। तो मैंने एसएससी, बैंकिंग, जो भी एग्जाम्स आती थी, मैं सारी एग्जाम्स के लिए अप्लाई करती थी। सारी एग्जाम्स की मैंने फिर कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन की। शुरू में काफी मतलब एसएससी से ट्राई किया, एसएससी 2 साल ट्राई किया, नहीं हुआ। देन 2019 से मैंने बैंकिंग को सोचा कि बैंकिंग को मैं प्रायोरिटाइज करके इसके लिए क्यों ना ट्राई करूं। तो मैंने काफी सारे एग्जाम्स दिए, मेंस दिए, एंड देन इंटरव्यू दिए। बीच में मेरा और एक जगह सिलेक्शन हो गया था, आईडीबीआई एएम में, लेकिन मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। काफी बड़ा रिस्क लिया मैंने वो जॉब छोड़ के। सब लोग बोलते थे कि पीओ की नौकरी है, क्यों छोड़ दिया सब। लेकिन मुझे लगा कि मैं कुछ और ट्राई करके देखती हूँ, एक लाइफ इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क। तो मैंने मेरे हाथ में एक भी नौकरी नहीं थी, कुछ बैकअप नहीं था, आईबीपीएस पीओ मेंस भी फेल हो गई थी। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं एसबीआई पर ही फोकस करूं और इसमें ही मैं मेहनत करूं थोड़ी। तो मैंने आई गिव इट अ ट्राई एंड नाउ रिस्क लिया, तो अब फाइनली रिजल्ट आपके सामने है। तो डेफिनेटली कहते बस हैं ना कि है। रिस्क से ही बड़े बड़े मकाम बनते हैं, और आपने वो मकाम हासिल भी कर लिया है। वो मुकाम हासिल किया है और हमें बहुत, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, बिकॉज हम बहुत सारी स्टोरीज, कहानियां हम कोशिश करते हैं दर्शकों तक ले जाने की, लेकिन कभी कभी एक ऐसी कहानी आती है जो हमें अंदर से, दैट मेक्स अस फील अलाइव कि लक्ष्य कितनी बड़ी चीज है। और एक लक्ष्य किसी, हम कई बार होता है सेटल हो जाते हैं, आपने भी 2 से 3 जॉब्स की अलग अलग ट्राई किया, बट सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिला एंड स्टिल यू केप्ट ऑन ट्राइंग बिकॉज यू वर फाइंडिंग अ वे ऑफ लिविंग
a means to living, and that would actually define you and your interest. आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि चलो छोड़ देते हैं, और शायद उसी का नतीजा है कि आज आप हमारे साथ हैं एज वन ऑफ द टॉपर्स इन द एग्जामिनेशन. वेरी ग्लैड माधुरी. तो माधुरी, ये पूरे प्रोसेस के दौरान कई बार ऐसा लोग होता है कहते हैं कि नहीं हो रहा है छोड़ दो, कभी ऐसा लगा छोड़ देते हैं? क्योंकि बहुत सारा मैम बहुत सोसाइटल बार लगा प्रेशर है। होता है. सॉरी, मैं आपको हाँ। बीच में काट रही हूँ, बट बहुत सारा सोसाइटल प्रेशर होता है स्पेशली गर्ल्स के साथ कि जल्दी सेटल हो जाओ, करियर बनाओ. आपके साथ क्या सिनेरियो था? मैम जब आपकी एज 27 से, स्पेशली 27 को एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया मान लेते हैं, 27 से ऊपर हो जाती है तो मुझ पर एक बहुत बड़ा प्रेशर था मैरिज का। तो मैरिज का काफी ज्यादा प्रेशर था। लोग बोलते थे, ताने देते थे, कहते थे कि शादी नहीं करनी क्या। मेरे साथ के जो बैच के लोग थे, नन ऑफ द पीपल ट्राइड फॉर गवर्नमेंट जॉब, और मैंने मुंबई से पढ़ाई की है, तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब का जो क्रेज है वो थोड़ा कम है। तो लोग सारे प्राइवेट में ज्वाइन करके सेटल हो गए। तो उनके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स को बोलते थे, पड़ोसी बोलते थे, रिलेटिव्स बोलते थे, शादी नहीं करनी है क्या, कब तक के गवर्नमेंट जॉब करनी है, क्यों प्राइवेट छोड़ दिया, प्राइवेट ही ट्राई करो। डीमोटिवेट करने वाले बहुत लोग मिलते थे। और ऑनेस्टली मैरिज की चीजें जो साइड में चलती है, एक बीइंग अ वुमेन आई एम टेलिंग, कि एक जब आप 27 से ऊपर की एज में चले जाते हैं तो जो पैरेलली वो जो प्रेशर बिल्टअप होता है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है एक गर्ल के लिए। उसके साथ में पढ़ना, आप साथ में अपने साथ के बैच के लड़कियों को देख रहे हैं, शादी हो रही है, कोई सेटल हो रहा है, किसी की फैमिली बन रही है, आप पूरे सोशल मीडिया से कट हो जाते हैं एकदम, और आप एकदम आइसोलेटेड एक कमरे में बस बैठ के पढ़ रहे हैं, और आपको ये नहीं पता कि आप कंफर्म इसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। एक बहुत बड़ा रिस्क लेकर, आप बहुत बड़ा टाइम देकर, सब कुछ सेक्रीफाइस करके आप इधर पढ़ रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन, ये चीज मैंने भी फेस की है, क्रिटिसिज्म बहुत तरीके से झेला है मैंने। लेकिन एंड ऑफ द डे, रात कभी कभी ऐसा होता था कि आपके, वो कहते हैं ना कि प्रिपरेशन के दौरान अगर आपकी जिंदगी में कुछ सपोर्टिव लोग रहे तो आसान चीजें हो जाती है। मेरी फैमिली ने मुझे इस सब में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, डिस्पाइट, स्पेशली मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मेरे फादर मेरे साथ एग्जाम सेंटर आते थे, इतना मोटिवेट किया मुझे। मेरी मदर ने मुझे काफी मोटिवेट किया, एंड मेरे जो दो दोस्त थे उन्होंने भी मुझे काफी, जब मैं डाउन फेज में थी, काफी ज्यादा संभाला है मेरे फैमिली ने। बस इन्हीं ये बस इतना सा सर्कल था मेरा, और इसी सर्कल ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैं फाइनल तक के बनी रही इस सफर में। एंड ऑब्वियसली मैं एक लड़कियों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि इट्स नॉट अबाउट द एज, आप अपना करियर कभी भी चालू कर सकते हैं। इट्स अबाउट द डिटर्मिनेशन, और खुद का मन पे विश्वास होना चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, और ईमानदारी से वो चीज कर रही हूँ, तो वो चीज बराबर अचीव होती है। मैरिज के लिए भी अभी ऐसा होता है मैम कि देखते कि ऐसे बोलते हैं कि लड़कों को बोलते हैं कि लड़कों की जॉब देखी जाती है, बट मैं ये चीज फेस करती थी कि मुझे कोई भी मुंह पे बोल के जाते थे कि आपकी बेटी की जॉब नहीं है तो हमें कोई रिश्ता जोड़ना नहीं है या कुछ नहीं है। तो ये चीजें मैंने इस लेवल तक के क्रिटिसिज्म देखा है, बट मुझे अंदर से विश्वास था कि मैं अपने लाइफ के साथ कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करूंगी। बस मुझे भगवान पे और खुद की मेहनत पे विश्वास रख के आगे बढ़ना है। तो बस यही यही इसी ने मुझे मंजिल दिलाई है। माधुरी, जिस तरीके से आपने बताया कि अब एक लड़कियों के पास जैसे हम कहते हैं ना कि शादी, पर शादी के साथ एक प्रॉपर सेटलिंग डाउन इन योर करियर इज वेरी इंपॉर्टेंट. और शायद उसको यस आपने मैम। महसूस भी किया, और आपने अपने एक्सपीरियंसेस जिस तरीके से बयां किया, आई थिंक बहुत सारे लोग कनेक्ट भी कर रहे होंगे इस वाकया से. अ, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये बात फिर से बोलूंगी कि 25 मेंस एक बहुत बड़ी बात है. अ, बहुत बड़ा। सभी एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ आपने सीख ली होगी. हर एक सक्सेसिव अटेम्प्ट्स में जो खुद को रिफाइन किया, फाइनली यू रीच टू अ स्टेज. व्हाट वर योर लर्निंग्स, और आप सभी को क्या बताओगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम एक्चुअली? मैम एग्जाम इज ऑल अबाउट माइंडसेट फर्स्ट। जो एग्जाम, एक चीज मैंने सीख ली इतने सारे एग्जाम से, कि ये जो एग्जाम है ना, एक तरीके का माइंड गेम है। इट्स नॉट अबाउट कि हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी,
इट्स अबाउट कि आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, आपका स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए किसी भी एग्जाम को टैकल करने के लिए। ये जो बैंक, स्पेशली मैं अगर बैंक एग्जाम्स की बात करूंगी, तो यहाँ पे वी डोंट हैव टू स्कोर एकदम 75-80% मार्क। उतना कट ऑफ तो जाता भी नहीं है, बिकॉज एग्जाम के जो लेवल है वो उस तरीके से सेट होता है कि इतना कोई नहीं जा पाता है। लेकिन आपको एक मैंने ये चीज सीखी है कि सबसे पहले एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस है ना, उसका सिलेक्शन बहुत मैटर करता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। मेरे बहुत सारे एग्जाम्स इसी वजह से खराब हुए थे क्योंकि मेरा अटेम्प्ट करने का तरीका गलत जा रहा था। मैं कभी भी कोई भी क्वेश्चंस ईगो पे लेकर कर रही थी, या फिर कोई टफ क्वेश्चन पहले उठा ले रही थी, इसकी वजह से मैं टाइम, मेरा मैनेजमेंट बराबर नहीं हो पा रहा था। या फिर एंड तक के टाइम से, एंड से प्रिपरेशन शुरू करना है, मतलब जैसे प्री का रिजल्ट आया या फिर मेंस का है, तो उस हिसाब से मैं पढ़ना शुरू करूंगी। एक चीज है, कंसिस्टेंसी, ये बहुत जरूरी होता है। अगर आपने आज पढ़ा है और अगर आपकी कोई एग्जाम नहीं निकली है, वो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाएगी, वो नेक्स्ट एग्जाम में जरूर रिफ्लेक्ट होगी। तो बस यही चीज थी। तो ये मैंने सबसे बड़ी चीज सीखी है एग्जाम में खुद। और बहुत लोग ऐसे देखते हैं कि स्ट्रेटजी वीडियो देखेंगे इसकी उसकी, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद के सबसे बेस्ट मेंटर होते हैं। अगर आपको पता है कि आप, मेरा अगर ये चीज, अगर सपोज मेरा रीजनिंग डाउन है, तो मुझे रीजनिंग में इस तरीके के सवालों को करने में दिक्कत हो रही है, तो मुझे उसी की प्रैक्टिस करनी है। मुझे मतलब 10 लोगों का सुन के नहीं करना है। शुरू में वो बिगिनर के लिए ठीक है, लेकिन लेटर ऑन हमें खुद को पता होता है, हमें खुद को अपना एक वीकनेस और स्ट्रेंथ को ट्रैक करके उसके अकॉर्डिंग उस पर एक्ट करना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स कि आप कभी से भी क्वेश्चंस को अपने ईगो पे लेकर ना रखें, एंड क्वेश्चन का सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट्स हाउ यू मैनेज योर टाइम एंड दैट्स हाउ यू ट्रेन योरसेल्फ विद द मैक्सिमम क्वेश्चंस एंड देयर एक्यूरेसी। कोई क्वेश्चंस नहीं लग रहा है तो जस्ट लीव इट एंड फर्स्ट डू द सेक्शंस दैट यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट। माधुरी, इस अटेम्प्ट में क्या खास चीजें आपने की which has helped you to culminate into a successful attempt? मैम ऑनेस्टली मैंने आईबीपीएस पीओ के लिए पढ़ाई की थी, लेकिन एसबीआई पीओ के लिए मैं ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी। लेकिन जब मैं पेपर देने के लिए गई थी, मैं इस कॉन्फिडेंस से गई थी कि जैसा भी एग्जाम आए, मैंने अब तक ये पढ़ाई की है और वो काम में आएगी, मुझे बस कामली पेपर लिखना है। तो मैंने इस पेपर को बहुत कामली दिया था। मैंने हर बार, हम इस एग्जाम प्रेशर के साथ में जाते कि अगर इसमें नहीं होगा तो क्या होगा, ये क्या बोलेंगे, अगर फेल हो गए तो, ये टेंशन लेकर मैं गई थी। लेकिन एसबीआई पीओ के पेपर में मैं इस बार बहुत फ्री माइंड से गई थी कि जो होगा देखा जाएगा। और सबसे पहले मैंने पेपर को बहुत शांति से देखा, मैंने मार्क और रिव्यू किए जो क्वेश्चन मुझे करने थे, एंड मैंने बहुत शांति से पेपर सॉल्व किया। तो ये मैंने थोड़ा इस बार कोई नई चीज की थी। और मेरा चूंकि करंट अफेयर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन में नहीं कर पाई थी उस वक्त एसबीआई पीओ के टाइम पर, दूसरे एग्जाम्स के साथ की वजह से, तो मैंने जितना भी क्वेश्चंस किए थे उसमें मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया था। मैंने बिल्कुल रैंडमली आंसर नहीं मार्क्स किए थे। और मतलब इसलिए मैंने, सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि मैंने कामली पेपर सॉल्व किया था। तो मुझे बराबर से बनते गए धीरे 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 क्वेश्चंस, एंड बराबर से फिर वो वे आउट हो गया। थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, हाउ वाज इट? मैम सबसे पहले तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए गौरव सर ने काफी सारे मॉक इंटरव्यूज की सीरीज डाली थी यूट्यूब पर। तो मैंने वो सारे इंटरव्यू सेशन देखे। मैंने उसमें से, मैं बस ऑब्जर्व करती थी और मैं ये देखने की कोशिश करती थी कि इंटरव्यूअर चाहता क्या है। एवरी इंटरव्यूअर जो है वो पहले, उसका हमेशा एक मोटो होता है कि सामने वाले कैंडिडेट को सिलेक्ट करवाना है, बिकॉज उन्हें नहीं पता आपके मेंस के मार्क क्या है, ना आपको पता है कि मेंस के मार्क क्या है। तो सबसे पहले जो एग्जाम, जो भी इंटरव्यूअर है, वो, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले वो चाहते हैं कि हमारे जो आंसर है वो रटे रटाए ना हो, वो जेन्यून हो। और वो बस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको उन चीज का एक एक हल्का सा आइडिया, एक नॉलेज है। और आपकी कन्वर्सेशन, आपकी जो स्पीकिंग स्किल है ना, आपके जो आप बातें कन्वे करते हैं इंटरव्यूअर को, जिस वे में, जिस कॉन्फिडेंस लेवल पे, ये सबसे पहले चेक किया जाता है। अब यहाँ पर जीडी और जी, इस बार जीडी और जी हुआ था तो मेरा जीडी के लिए टॉपिक था डिजिटल करेंसी, डिजिटल, शुड इंडिया में पूरा डिजिटल करेंसी इम्प्लीमेंट होना चाहिए क्या।
तो मैंने इसके लिए जो मैं संसद टीवी और डीडी न्यूज को काफी फॉलो करती हूँ। तो मैंने संसद टीवी पर एक मतलब प्रोग्राम्स आते थे, इन फोकस आता है, अर्थशास्त्र आता है। तो मैंने अर्थशास्त्र को फॉलो करना शुरू कर दिया था। उसी में मैंने सेम टॉपिक पे जीडी देखा था। तो इस तरीके के आप जब टीवी पे जीडीस देखते हैं ना, तो इसको एक मैं हमेशा एक कॉपी बनाती थी, मैं उसमें से लिख के रखती थी पॉइंट्स। अच्छा हाँ, ये पॉइंट अच्छा लग रहा है, ये पॉइंट अच्छा लग रहा है। तो मैंने उस वक्त वो डिजिटल करेंसी का मैंने नोट्स वोट्स बना के रखे थे। तो यही सेम चीज, सेम टू सेम पॉइंट्स मैंने अपने जीडी में कही थी। तो मैंने काफी सारे पॉइंट्स वहां पे बोल दिए थे, तो वहां पर एक मुझे एक बहुत बोनस मिल गया था। तो जीडी मेरा काफी अच्छा गया था। और जी के लिए जो उसमें एक सिचुएशन दी जाती है आपको, जैसे मुझे इधर WPL होना चाहिए क्या, इस पर एक कुछ 8 प्रायोरिटीज की लिंक दी थी। तो मैंने उस सारी सिचुएशन को अच्छे से पढ़ा, एंड देन मैंने जस्टिफाई किया कि मेरे ये सीक्वेंस क्यों सही है, और मैंने बिल्कुल सटीक पॉइंट रखे। तो ये तो था जीडी और जी की चीज। तो मुझे ऐसा लगता है कि जेडी और जीई के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जिस इस तरीके के जो स्पेशली जो एस्पिरेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें, जैसे संसद टीवी हो गया, डीडी न्यूज हो गया, इस तरीके में जो जीडीज आते हैं ना, ये आपके इंटरव्यू में आपको बहुत काम में आते हैं। तो ये सारे सेशंस बीच बीच में देखते रहना चाहिए। एंड ऑल्सो मैंने स्टडी आईक्यू के काफी सारे जो टॉपिक के एनालिसिस आते थे, वो जो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू मैंने वो सारे देखे थे। तो मैंने इन पर से काफी सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे इसके मैंने नोट्स बना के रखे थे। व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू, क्योंकि मेरा गैप पीरियड बहुत ज्यादा है, तो मुझसे हर इंटरव्यू में गैप को लेके सवाल बिल्कुल पूछे गए हैं। तो मैंने इस चीज का एक मैंने जो किया मैंने वही आंसर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू में जेन्यून होना बहुत जरूरी होता है। आप जैसे जो भी बोल रहे हैं ना, वो बनावटी आंसर नहीं लगना चाहिए। मैंने क्लियरली बता दिया जो जो मैंने लाइफ में किया, मैंने वो क्लियरली एग्जाम जो भी इंटरव्यूअर थे उन सबके सामने एक्सप्रेस कर दी वो चीजें। एंड दे आस्क मी अबाउट सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। मुझे बैंकिंग के क्वेश्चंस उन्होंने कम पूछे, मुझे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे थे, कि जैसे हम आपको एक दिन के लिए ब्रांच मैनेजर बना देंगे, तो आप क्या क्या बदलाव लाना चाहेंगे। मैंने टीचिंग किया था, तो मेरे टीचिंग पर सवाल पूछे थे कि आप टीचर है, तो हम आपको बैंक में क्यों ले। हाँ, आपकी टीचिंग एक्सपीरियंस कैसे हमारे बैंक में आएगा। आप बैंक ज्वाइन ही क्यों करना चाहते हैं। अगर इस तरीके से ट्रांसफर नहीं दी जाएगी बीइंग अ फीमेल, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। मुझसे मतलब इस तरीके के सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन किए गए थे। और बैंक क्या काम करते हैं, आप ऐसा क्या बैंक में बदलाव कर लेंगे जो हम आपको लें। और हमारी एक साइकोमेट्रिक टेस्ट हुई थी, उस पर से मुझे पर्सनालिटी बेस्ड पर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिससे वो मेरे साइकोमेट्रिक टेस्ट की जो रिपोर्ट आई थी उससे वो क्रॉस एग्जामिन कर रहे थे कि रियली ये उसी प्रकार का उसका व्यक्तित्व है क्या, जो पर्सनालिटी मैच हो रही है क्या उसकी। तो ये इस तरीके के मेरे क्वेश्चंस चले थे वहां पर। इंटरव्यू पैनल काफी हेल्पफुल होते हैं, लेकिन मतलब वो ना आपका पूरा स्टडी कर लेते हैं, पूरा पर्सन, और उसके अकॉर्डिंग पूछते हैं। तो जो आंसर प्रिपेयर करे, अभी मुझसे बैंकिंग के भी फंक्शन पूछे थे, मुझसे ये बेसिकली मैं समझ गई थी कि वो इनडायरेक्टली मुझसे बैंकिंग के फंक्शंस पूछ रहे हैं। तो मैंने उन्हें उसके अकॉर्डिंग आंसर दिया। देन मुझसे पूछा गया कि टीचर में ऐसी क्या क्वालिटी होती है, आप एक्सप्लेन करें कि आप में लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, आप एक्सप्लेन करें कि आप टीम वर्क कैसे कोप करेंगे, आप एग्जाम्पल दीजिए। तो मैंने उन्हें वो सारी चीजें एक्सप्लेन की। फिर उन्होंने कहा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं क्या। मैं न्यूज़पेपर रेगुलरली नहीं पढ़ती हूँ, मैंने जेन्युइनली कह दिया मैं नहीं पढ़ती हूँ रेगुलरली। और मैं सिर्फ इंटरनेट पे न्यूज देख लेती हूँ थोड़ा से ऐप से, बस। तो मेरे शायद जेन्यून आंसर थे, जो उन्हें शायद बेटर लगे होंगे। तो इस तरीके से मेरा कुछ इंटरव्यू चला था। वेरी इंटरेस्टिंग। और जिस तरीके से आपने आंसर किया, आई एम श्योर जितना आप जेन्युइन एंड ऑनेस्ट रहेंगे उतना शायद आपको इंटरव्यू में आसानी रहेगी, क्योंकि आप अपने आप को कभी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज दैट्स योर सेल्फ दैट यूर प्रोजेक्टिंग। यस मैम। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बताएं हाउ स्टडी आईक्यू गौरव सर हैज बीन पार्ट ऑफ योर जर्नी। मैम, स्टडी आईक्यू जैसे मेरे जैसा स्टूडेंट जो है, मेरा वीकर सेक्शन है करंट अफेयर। मेरा स्ट्रांग पॉइंट है मैथ्स एंड रीजनिंग। मुझे पता था कि करंट अफेयर जो है वो करना ही है। अब देर इज नो एस्केप, इट कैरीज अ ह्यूज वेट इन एग्जाम। 60 मार्क्स का था इस बार।
तो मैंने, हम जैसे जो लोग होते जो एंड मोमेंट में प्रिपेयर करते हैं करंट अफेयर, हम देखते हैं हम सर के बेस्ट 300 एमसीक्यू और जो भी सर के जो बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियो है, इसको मैंने बार बार देखा था। तो मैंने इसी के बेसिस पर, इसके बेसिस पर मुझे काफी अच्छा एक एज मिल गया था सर के वीडियो से मुझे। और सर स्टडी आईक्यू के सर के मैंने पूरे बैंकिंग अवेयरनेस के पूरे वीडियोस मैंने देखे थे इंटरव्यू के पहले। तो इससे मुझे काफी हेल्प मिली। तो आईबीपीएस पीओ के टाइम पर भी मैंने स्टडी आईक्यू के बेस्ट 300 एमसीक्यू एंड सर के जो भी कंपाइलेशन आए थे, तो सर ने 17-18 सेट्स डाले थे। एंड सर ने जो भी बीच बीच में क्वेश्चंस लिए गए थे, स्पेशली सर के, मैं बताना चाहूंगी कि सर की जो बैंकिंग मंथली की जो बैंकिंग की जो वीडियोस आती है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मुझे इससे काफी सारी हेल्प मिली है। माधुरी, वी आर वेरी प्राउड एंड जैसे हमने स्टार्टिंग में भी कहा कि कुछ कहानियां होती हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं, और आपकी एक ऐसी कहानी है। uh, फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं पूरी टीम की तरफ से। हम यही कामना करते हैं कि आप आगे बढ़ें, और जो भी आप अपने लाइफ में मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो करें। ये अभी बस शुरुआत है। थैंक यू सो मच माधुरी।